हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतीश राठौर। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड वाला कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है स्थावर संपत्ति के विक्रय के विषय में। जो ट्रांसफ़र है उसका विक्रय कैसे होता है उसके बारे में बताता है। और ये चैप्टर थर्ड है। सेक्शन 54 से 57 तक के लिए दिया गया है। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं, सेक्शन 54। ये कहता है विक्रय की परिभाषा। ठीक है, तो ये कह रहा है विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन दिया गया है या जिसको कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो। तो ये क्या कह रहा है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, जिसे देने का वचन दिया गया है, जिसका कोई भाग दे दिया गया है और किसी भाग को देने का वचन दिया गया है, वो क्या है? विक्रय है। अब कह रहा है नीचे विक्रय कैसे किया जाता है। तो कह रहा है ऐसा अंतरण जो 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति है तो रजिस्ट्री का लिखित द्वारा किया जाएगा। यदि 100 रुपये से कम मूल्य की कोई मूर्त स्थावर संपत्ति है तो रजिस्ट्री का लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर 100 रुपये की है, 100 रुपये से अधिक की है तो रजिस्ट्री का लिखित द्वारा किया जाएगा। और ये कह रहा है कि अगर दूसरा पॉइंट ये कह रहा है अगर 100 रुपये से कम की है तो उससे रजिस्ट्री का लिखित द्वारा या कब्जे के प्रदान द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट ये कह रहा है मूर्त स्थावर संपत्ति का परिधान तब माना जाएगा जब विक्रय क्रेता की संपत्ति पर कब्जा करा देता है। जो क्रेता है अगर उसे कब्जा बन जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा कि उसका कब्जा हो गया है। ठीक है, अब इसी में दे रखा है विक्रय की संविदा के बारे में दे रखा है। तो ये कह रहा है ऐसे नियम जिन पर पक्षकारों के बीच संपत्ति का विक्रय तय हुआ हो वो क्या है? विक्रय की संविदा है। ठीक है, और मूर्त स्थावर संपत्ति क्या होती है? ऐसी संपत्ति जिसे देखा और छुआ जा सके, वो मूर्त संपत्ति होती है, मूर्त स्थावर संपत्ति होती है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, एक मिनट, देखो ये दे रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 55 पे। सेक्शन 55 काफ़ी बड़ा है पर इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसे मैं देखते हैं 55 में। ठीक है, तो ये कह रहा है क्रेता और विक्रेता का अधिकार और दायित्व। तो इसमें ये क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व बताए गए हैं। ठीक है, अब इसमें बताया गया है, मैं इसे आपको सिंपल इसमें डिफाइन करती हूँ। तो ये कह रहा है तथ्य की संविदा ना हो तो स्थावर संपत्ति का क्रेता और विक्रेता क्रम से उन दायित्वों के अधीन हो और उन अधिकारों से युक्त होंगे जो कि ठीक नीचे लिखे नियमों में या उनमें से ऐसे में जो बेची गई संपत्ति को लागू हों बढ़ देता है। तो ये कह रहा है जो नीचे नियम दिए गए हैं उसमें विक्रेता और क्रेता के क्या दिए गए दायित्व वगैरह दे रखे हैं। सॉरी। तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें बताती हूँ। तो इसमें बताया गया है संपत्ति में कोई त्रुटि हो तो क्रेता को बताएगा। तो विक्रेता क्या करेगा? जब अब ये हम पहले देखते हैं विक्रेता के दायित्व क्या है। तो विक्रेता के दायित्व है संपत्ति में कोई त्रुटि हो तो क्रेता को बताएगा, संपत्ति संबंधी दस्तावेज क्रेता को दिखाएगा, क्रेता के सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। ठीक है, ये विक्रेता के दायित्व है। अब विक्रेता के अधिकार क्या क्या है? तो जब तक संपत्ति क्रेता के पास ना चली जाए तब तक उससे लाभ व भाटक ले सकेगा। कौन? विक्रेता, जो उसे बेच रहा है। अगर वो क्रेता को प्रॉपर्टी जब तक ट्रांसफर ना हो जाए तब तक उसके फायदे ले सकेगा। संपत्ति का पूरा क्रय धन ले सकेगा, कि जो संपत्ति उसने बेची है तो उसका पूरा पैसा ले सकेगा, तभी तो उसका वो कब्जा देगा। अब आ जाते हैं क्रेता के दायित्व। तो क्रेता के दायित्व क्या है? तो क्रेता के हैं यदि क्रेता कोई ऐसा कारण जानता है जिससे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो तो उसे विक्रेता को बताएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट है क्रेता का अधिकार क्या है। तो ये कह रहा है संपत्ति का कब्जा मिलने पर उसके मूल्य में वृद्धि का उसके भाटकों और लाभों का हकदार होगा।
तो कौन होगा? क्रेता। अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके बाद कोई उसमें कोई अभिवृद्धि, कोई रेट बढ़ जाते हैं या कोई उसे प्रॉफिट मिलता है तो वो क्या है? तो वो अधिकार, उसका अधिकार है क्रेता का। अब इसमें नोट दे रखा है, ठीक है, इसमें एक नोट दे रखा है, उसे हम थोड़ा देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। इस धारा के अनुसार जिन बातों को प्रकट करना आवश्यक है उन्हें प्रकट करने का लोभ करना कपटपूर्ण समझा जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें धारा सेक्शन 56। तो 56 बताता है पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। तो ये क्रम बंधन के बारे में बताता है। तो यहाँ हम क्रम बंधन में टीपीए में दो सेक्शनों में हम क्रम बंधन करते हैं। तो एक पढ़ते हैं 56 में, एक पढ़ते हैं 81 में। ठीक है, तो जो 56 वाला क्रम बंधन है वो है पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रम बंधन है, जो मतलब क्रेता विक्रेता वाला क्रम बंधन है वो 56 में दे रखा है। और जो बंधक के लिए क्रम बंधन दे रखा है वो 81 में दे रखा है। तो ये 56, तो धारा 56 में पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रम बंधन है और धारा 81 में पार्श्विक बंधक द्वारा क्रम बंधन है। ठीक है, अब हम 56 देखते हैं। 56 क्या कहता है? तो 56 कहता है दो या अधिक संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्तियों को एक व्यक्ति के पास बंधक रखता है। दो या अधिक संपत्तियों को स्वामी है वो एक व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति को बंधक रखता है तथा उसमें से एक या अधिक को किसी व्यक्ति को बेच देता है, तो खरीदने वाला बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति को तुष्ट कराएगा जहां तक कि संभव हो सके। ठीक है, तो ये है क्रम बंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये 56 में दे रखा है। तो इसे हम कह सकते हैं जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, जिसकी दो या अधिक प्रॉपर्टी है, उसने एक व्यक्ति के पास उन्हें क्या कर रखा है? बंधक कर रखा है। अब उसे बेचना है तो ये कह रहा है बंधक रखता है तथा उनमें से एक या अधिक को किसी व्यक्ति को बेच देता है, तो खरीदने वाला बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति से तुष्ट कराएगा जहां तक संभव हो सके। ठीक है, ये कह रहा है कि ये नहीं कि जो बेच रहे हो उस प्रॉपर्टी में तो कराएगा, नहीं, जो भैया आपके पास अभी है ना, आपके पास अभी बंधक एक प्रॉपर्टी रखी है ना, तो आप पहले उससे पैसे निकालें अपने। ये कह रहा है सेक्शन 56। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 57। 57 कह रहा है विलंगों और उनमें से मुक्त क्रय के लिए न्यायालय द्वारा उपबंध। तो ये सेक्शन ही पूछता है विलंगनों के बारे में, कौन से सेक्शन में दे रखा है? तो जो 57 में दे रखा है। ठीक है, ये ज़्यादा अंदर पूछता नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है चैप्टर 4। ये चैप्टर 4 आ जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये बताता है स्थावर संपत्ति के बंधकों और भारों के विषय में, और इसमें सेक्शन है 58 से 104 तक, और इसमें हम इम्पोर्टेंट सेक्शन ही करेंगे। ठीक है, इसमें 58 में बताया गया है बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषाएं दे रखी हैं। तो इसमें ए में बताया गया है, जो 58 का ए है, इसमें बंधक के बारे में बताया गया है। तो कह रहा है स्थावर संपत्ति का अंतरण जो उधार या ऋण के संदाय के लिए, वर्तमान या भावी ऋण के संदाय के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बंधक कहते हैं। ठीक है, बंधक कहते हैं। अब बंधकदार और बंधककर्ता क्या है? तो जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतरण करता है वह बंधक करता है। जो अपनी प्रॉपर्टी का अंतरण कर रहा है वो कौन है? बंधक करता है। तथा जिसको संपत्ति देता है वह कौन है? वो बंधकदार है। जिसने गिरवी रखी है वो कौन है? जिसने अपनी बंधक रखी है वो कौन है? वो बंधकदार है। अब इसमें दे रखा है बंधक धन, बंधक विलेख क्या है? तो ये कह रहा है धन जो उधार लिया जाता है वो क्या है? वो बंधक धन है। ठीक है, वो बंधक धन कहलाएगा। वह विलेख जिससे संपत्ति का या धन का अंतरण किया जाता है वो बंधक विलेख कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें 58 में 6 प्रकार के बंधक बताए गए हैं। हम एक एक करके बंधक पढ़ेंगे। तो बी कह रहा है सादा बंधक क्या है? तो सादा बंधक मैं पॉइंटों में बता देती हूँ आपको, वैसे तो बहुत ज़्यादा ये लैंग्वेज टिपिकल सी है। सादा बंधक तो ये कह रहा है संपत्ति का प्रदान किए बिना, कोई संपत्ति का प्रदान किए बिना व्यक्ति स्वयं को बंधक धन चुकाने के लिए आबद्ध करता है कि मैं ये बंधक धन चुका दूंगा, तथा धन न चुकाने की दशा में बंधकदार संपत्ति का, जो बंधकदार है जिसने बंधक रखी है वो व्यक्ति
बंधकदार संपत्ति का विक्रय करके धन की पुष्टि करा सके, वह सादा बंधक कहलाएगा। ठीक है। इसे केवल रजिस्ट्रीकृत द्वारा ही किया जा सकता है, चाहे प्रतिफल 100 रुपये से कम ही हो। तो सादा, पहली पॉइंट, सादा बंधक क्या होगा? सादा बंधक हमेशा रजिस्ट्रीकृत ही होगा। दूसरा पॉइंट है कि जो सादा बंधक होगा तो वो संपत्ति का प्रदान किए बिना किया जा सकेगा। ठीक है। और जो व्यक्ति जो सादा बंधक कर रहा है, जो रख रहा है अपनी प्रॉपर्टी को, वो अपने आप को आबद्ध करेगा कि मैं ये प्रॉपर्टी को ये पैसे को चुका दूंगा। ठीक है। और जो अगर उसका टाइम लिमिट निकल गया है तो बंधकदार क्या कर सकता है? उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने धन अपना ले सकता है। ठीक है। इसे कहते हैं सादा बंधक। अब आ जाते हैं सी में। सी कह रहा है सशक्त विक्रय द्वारा बंधक। सशक्त विक्रय द्वारा बंधक क्या है? सादा बंधक हो गया। अब आगे हम सशक्त विक्रय द्वारा बंधक। तो ये क्या कहता है? तो ये कह रहा है यह विक्रय के समान होता है। ये सशक्त विक्रय क्या है? ये विक्रय के समान होगा। इसमें यदि किसी निश्चित की गई तारीख को बंधक धन ना चुकाया जाए तो विक्रय पूर्ण या आंतरित हो जाएगा। तो ये सशक्त विक्रय ये है कि इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो बंधक करता है वो बंधकदार को अपनी संपत्ति रख देगा और ये विक्रय के समान होगी, और एक डेट डिसाइड कर लेगा। अगर उस डेट को वो पैसा नहीं दे पाता है तो ये विक्रय प्रभावी हो जाएगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टी ये समझी जाएगी कि उसने बेच दी है। ठीक है। बंधक धन ना चुकाया जाए तो विक्रय पूर्व अंतिम हो जाता है। यह धन चुका दिया जाए तो विक्रय शून्य हो जाता है। इस प्रकार की शर्तें विलेख में ही लिखी जाएंगी, मतलब ये इसके लिए क्या हो, डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे और विलेख द्वारा ये चीजें लिखी जाएंगी। ये होता है सशक्त विक्रय। ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब ये है भोग बंधक। ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है कि सशक्त विक्रय क्या है, भोग बंधक कौन से क्लॉज में दे रखा है, ये सारा पूछा जाता है। आप ध्यान रखना इसे। ठीक है। अब पूछता है भोग बंधक क्या है। तो इसमें कह रहा है इसमें बंधक करता अपनी संपत्ति का कब्जा देता है। जो बंधक करता है अपनी संपत्ति का कब्जा दे देता है तथा बंधकदार से कहता है कि वह अपने धन को उस संपत्ति से होने वाले लाभों में से काट ले। ठीक है। जो लाभ उस प्रॉपर्टी से हो रहे उनसे अपना पैसे काट ले। उस संपत्ति का उपभोग करके जहाँ तक संभव हो ऐसा बंधक भोग बंधक कहलाता है। मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी तुमने दे दी और कह दिया कि आप मुझे इतने पैसे दे दो और जो इस मकान से किराया है उससे आप किराया लेते रहो, और जब ये पैसे चुक जाएं तो मेरी प्रॉपर्टी आप मुझे वापस कर देना। तो इसे कहते हैं भोग बंधक। ये दे रखा है 58 के डी में। ठीक है। अब हम चलेंगे अंग्रेजी बंधक। ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि अंग्रेजी बंधक क्या है। तो ये कह रहा है 58 का ई, बंधक करता बंधक धन चुकाने के लिए एक निश्चित तारीख तय करता है। जो बंधक करता है उसने एक तारीख निश्चित कर ली कि इस तारीख को मैं क्या करूँगा, बंधक धन चुका दूंगा, तथा संपत्ति को आंतरित कर देता है, मतलब उसको ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर दिया है उसने। ठीक है। और एक डेट डिसाइड कर ली है। ठीक है। यदि उस तारीख को धन चुका दिया जाता है तो संपत्ति बंधककर्ता को वापस मिल जाती है। जिसने रखी है उसे क्या कर देगा, पैसे दे दिए तो वो प्रॉपर्टी को वापस आ जाएगी। अन्यथा नहीं, अन्यथा वो क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी बिची हुई में ले जाएगी। अब ये कह रहा है 100 रुपये से अधिक की संपत्ति की रजिस्ट्री की जाएगी। अब ये कह रहा है जो अंग्रेजी बंधक होगा अगर वो प्रॉपर्टी 100 रुपये से अधिक की है तो उसका रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है, तभी वो अंग्रेजी बंधक होगा। ठीक है। अंग्रेजी बंधक समझ आया। अब हम पढ़ते हैं एफ में। एफ में बताता है हक विलेखों के द्वारा बंधक, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये ज़्यादातर ये पूछते हैं कि कौन सा बंधक कौन से कहाँ दे रखा है। 58 की ए में दे रखा है कि बी में दे रखा है कि सी में दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखना। तो हम पढ़ते हैं हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। तो ये कह रहा है यदि बंधककर्ता अपनी संपत्ति के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, अब जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज हैं वो बंधककर्ता क्या करता है, संबंधी दस्तावेज प्रतिभूति के तौर पर बंधकदार को दे देता है। वो क्या कह रहे हैं, उसने जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो बंधकदार को दे दिए हैं। ठीक है, दे देता है, तो यह हक विलेख द्वारा बंधक समझा जाएगा। कब तक दे देता है, जब तक वो पैसा न चुका दे। पैसा चुका देगा तो वो डॉक्यूमेंट वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हक विलेख द्वारा बंधक। अब ये लास्ट वाला देखते हैं। अब ये है, इसे कहते हैं विलक्षण बंधक। ठीक है, तो जो उपरोक्त बंधकों में से किसी प्रकार का नहीं है वह विलक्षण बंधक है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि जो उपभोक्त बंधकों में से किसी
किसी प्रकार का नहीं है वह विलक्षण बंधक है। मतलब जो ऊपर दे रखे हैं 5 बंधक उनमें से नहीं आता है, कोई उसमें नहीं फंसता है, तो फिर वो बंधक कौन सा मान लिया जाएगा? वो बंधक विलक्षण बंधक मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 59 में। 59 कहता है बंधक कब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ये कहता है बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको कराती हूँ। बंधक कब हस्तांतरण पत्र द्वारा किया जाना चाहिए, तो ये कह रहा है यदि मूलधन 100 रुपये से कम है, अगर मूलधन 100 रुपये से कम है तो 2 साक्षियों द्वारा अन्य प्रमाणित लिखित द्वारा ही बंधक किया जाएगा, जहाँ तक हक विलेख ना दे दिए गए हों। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट कहता है यदि 100 रुपये से कम है समय तो रजिस्ट्री या संपत्ति का प्रदान द्वारा बंधक किया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट ये कह रहा है अगर 100 रुपये से अधिक है, 100 रुपये से अधिक है तो 2 साक्षियों द्वारा अन्य प्रमाणित लिखित द्वारा ही बंधक किया जाएगा, जहाँ हकलेख ना दे दिए गए हों। और दूसरा पॉइंट ये यदि अगर 100 रुपये से कम है तो रजिस्ट्रीकृत या संपत्ति के प्रदान द्वारा बंधक किया जा सकता है। ये 59 कहता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और देखो इसमें ये दे भी रखा है मूलधन 100 रुपये से अधिक हो। ठीक है, और इस नीचे दे रखा है यदि प्रतिभूति 100 रुपये से कम हो। ठीक है, ये दे रखा है। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब ये 59 ए है बंधककर्ता और बंधकदारों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत वे व्यक्ति भी हैं जिन्हें उनमें से हक व्युत्पन्न होता है। ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब हम चलते हैं आगे। सेक्शन 60 मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये काफ़ी लेंथी भी है, पर मैं इसे शॉर्ट करके कराऊंगी आपको। ठीक है, और इसकी वरना इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, आपको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये देखते हैं हम मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। और इसे ये भी कहते हैं कि एक बार बंधक हमेशा बंधक, मतलब कोई प्रॉपर्टी एक बार बंधक है तो उसे बंधक ही मानी जाएगी। ठीक है, अब इसे देखते हैं। कह रहा मूलधन, अभी कह रहा मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। तो कह रहा मूलधन के हो जाने के पश्चात, मूलधन के शुद्ध हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन का उपर्युक्त समय और स्थान पर देने या निवेद करने पर यह अधिकार होता है कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि वह बंधककर्ता को बंधक विलेख और बंधक संपत्ति संबंधी ऐसी सब दस्तावेज प्रदान करे जो बंधकदार के कब्जे में या शक्ति में हैं, और इसका जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है वहाँ बंधकदार को उस पर कब्जा प्रदत्त करे। सी कह रहा है बंधककर्ता के खर्च पर या तो बंधक संपत्ति उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह निर्दिष्ट करे आंतरिक करे, या यह लेखबद्ध अस्वीकृति की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता ने उस हित का अल्पीकरण करता हो जो बंधकदार को अंतरित किया गया है, निवारित हो गया है, निष्पादित करे, और जहाँ की बंधक रजिस्ट्री का लिखित द्वारा किया गया है रजिस्ट्रीकृत कराए। तो ये कह रहा है कि अगर किसी जो बंधक करता है उसने अपनी बंधक संपत्ति रखी है और उसने क्या किया, उसने बंधक संपत्ति जो रखी थी वो पैसे उसने अगर चुका दिए हैं, अगर उसने पैसे चुका दिए तो बंधकदार क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी को वापस करेगा, उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट वो वापस करेगा, और भी चीज़ें हैं उनका सारा प्रदान कर देगा किसको, बंधककर्ता को। ये कह रहा है बंधक मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। ठीक है, अब इसमें नीचे दे रखा है परंतु यह तब जबकि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकार के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिग्री द्वारा निर्वाचित ना हो चुका हो। मतलब अगर न्यायालय ने रोक दिया है कि नहीं इसका मोचन नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, वरना मोचन करना पड़ेगा। सी कह रहा है इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार मोचन अधिकार कहलाता है और इसे प्रवृत्त कराने का बाद मोचन बाद कहलाता है। ठीक है, अब हाँ, तो अब इसमें थोड़ा मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता देती हूँ। बंधककर्ता अपनी संपत्ति को कभी भी मोचन करा सकता है। सीधी बात है कि बंधककर्ता अपनी संपत्ति का कभी भी मोचन करा सकता है, क्योंकि ये कहते हैं कि एक बार बंधक हमेशा बंधक। ठीक है, यदि बंधककर्ता बंधक धन को विलेख की शर्तों के अनुसार सही समय और स्थान में दे देता है
तो वह बंधक संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेज बंधकदार से वापस ले सकता है। संपत्ति का कब्जा वापस ले सकता है। यह मोचन कराने का अधिकार कहलाता है। ठीक है। और अगर वो बंधक करता कहे कि इस पर्सन को आप ट्रांसफर कर दो, इस थर्ड पर्सन को आप मेरी प्रॉपर्टी दे, तो वो उस थर्ड पर्सन को भी देनी पड़ेगी बंधकदार को पैसे चुकाने के बाद। अगर बंधक करता पैसे चुका देता है तो। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है कि मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार कहाँ है, तो 60 में दे रखा है। ठीक है। अब आगे ये सेक्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम चलेंगे 61 पर। 61, हाँ, ये कह रहा है 61 पृथकतः या साथ साथ मोचन कराने का अधिकार, या तो पृथक या एक एक करके, या साथ साथ भी मोचन करा सकता है। ठीक है। तो 61 कह रहा है, इसे कहते हैं समेकन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि बंधक करता क्या है, दो या दो से अधिक संपत्ति क्या बंधक रखी है किसी के पास। अगर वो चाहे तो उस प्रॉपर्टी में क्या कर सकता है, वो 3-4 प्रॉपर्टी है तो वो चाहे एक एक करके धीमे धीमे मोचन करा सकता है प्रॉपर्टी का। अगर वो साथ पैसे दे देता है तो सारी प्रॉपर्टी एक बार में रिलीज करा सकता है। तो इसे कहते हैं 61, इसे कहते हैं समेकन का सिद्धांत। यदि बंधककर्ता ने दो या अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष में किए हैं तो वह उन बंधकों को मूलधन देने के बाद अलग अलग या एक साथ मोचन करा सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसे हम आगे देखते हैं। आगे दे रखा है 63 करेंगे अब, वो इम्पोर्टेंट भी। बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि। ठीक है। तो ये कह रहा है बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि। तो ये कह रहा है यदि बंधक चालू रहने के दौरान बंधक संपत्ति में कोई वृद्धि हो जाती है तो बंधककर्ता मोचन के समय उस वृद्धि को पाने का हकदार होगा। ठीक है। अब जैसे है किसी ने अपनी गाय बंधक रख दी, अब पता चले कुछ दिन बाद उसकी गाय का बछड़ा भी हो गया, अब उसने मोचन कराया, तो ये नहीं कह सकता बंधकदार कि नहीं आप गाय ले लो और बछड़ा नहीं दूंगा। नहीं, उसे गाय और बछड़ा भी देना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं अनुवृद्धि। ठीक है। तो ये कह रहा है यदि बंधक चालू रहने के दौरान बंधक संपत्ति में कोई वृद्धि हो जाती है तो बंधककर्ता मोचन के समय उस वृद्धि को पाने का हकदार होगा। ठीक है। उस क्या करेगा, वो बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि का हकदार होगा। ठीक है। यदि ऐसी वृद्धि बंधकदार के खर्च पर की गई है, अगर कोई अभिवृद्धि हुई है और वो बंधकदार ने के खर्च पर की गई तो बंधककर्ता बंधकदार को वह खर्चा देगा। यदि संपत्ति में वृद्धि संपत्ति के लिए आवश्यक हो तथा बंधककर्ता की इच्छा से की गई हो तो बंधककर्ता 90% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर देगा। कितना देगा? 9%। 9% वार्षिक दर, 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन को जोड़ कर देगा। कौन देगा? बंधककर्ता। ठीक है। अब इसे हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 64 पर। ये 64 वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा भी जाता है। ठीक है। तो इसे देखते हैं। ये कहता है बंधक पट्टे का नवीनीकरण। तो ये कह रहा है यदि बंधक संपत्ति पट्टा है और बंधकदार ने उस पट्टे का नवीनीकरण प्राप्त कर लिया है, ठीक है, तो बंधककर्ता को मोचन पर नवीन पट्टे का फायदा मिलेगा। अगर उसने कोई पहले से ही पट्टा था और उसने फिर वो पट्टा नवीनीकृत कर लिया है तो अब क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अब उसे नवीन पट्टे का फायदा मिलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आगे देखते हैं बंधककर्ता द्वारा विवेचित संविधान। अब आगे जाते हैं, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट 67 पे, पूर्वबंध का अधिकार। तो देखो जो 60 में था वो बंधककर्ता को प्राप्त था वो अधिकार, और जो पूर्वबंध का अधिकार है वो बंधकदार को प्राप्त है। ठीक है। तो ये 67 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कहता है पूर्वबंध का विक्रय का अधिकार। ठीक है। तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो बंधकदार को यह अधिकार है। तो ये किसका अधिकार है? ये बंधकदार का अधिकार है।
ठीक है, ना कि बंधककर्ता का। बंधककर्ता का कहाँ था? बंधककर्ता का मोचन का अधिकार था, जो कि सेक्शन 60 में था, और ये 67 में वो बंधकदार का अधिकार है। ठीक है, तो यह यदि कोई विपरीत संविदा ना हो तो, ठीक है, ये कह रहा है तत्पूर्व संविधान ना हो। अब इसमें मैं बताती हूँ, यदि कोई विपरीत संविधान ना हो तो बंधकदार बंधक धन मिलने के बाद तथा मोचन से पहले, बंधक धन मिलने के बाद तथा मोचन से पहले किसी भी समय न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर सकता है कि बंधककर्ता को मोचन कराने का अधिकार नहीं है, या वह संपत्ति बेच दी जाए तो बंधककर्ता संपत्ति का मोचन नहीं करा पाएगा। डिग्री प्राप्त करने का ऐसा बाद प्रोबंधवाद कहलाता है। सशर्त विक्रय वाले बंधक में प्रोबंधवाद नहीं लाया जाएगा। जिससे बंधक से जनता का हित जुड़ा है, वहाँ भी प्रोबंधवाद नहीं लाया जाएगा। तो ये कह रहा है, इसे एक बार अंदर पढ़ लेते हैं, कि अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उसे प्रॉपर्टी को बंधक रखा गया है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को बंधक रख दिया गया है, तो अब क्या है, तो ये कह रहा प्रोबंध का विक्रय का अधिकार। तो ये कह रहा तत्पूर्व संविदा ना हो तो बंधकदार का यह अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शोध हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए डिग्री दी जाने से या बंधक धन चुकाए जाने से या यथार्थ ऐतमिक पश्चात उपबंधित तौर पर निक्षिप्त किए जाने से पहले किसी भी समय वह न्यायालय से यह डिग्री बंधक करता उस संपत्ति को मोचन कराने के अपने अधिकार से अत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, या यह डिग्री की वह संपत्ति में बेच दी जाए और प्राप्त कर सकता है। तो ये कह रहा है कि बंधकदार क्या करेगा? बंधकदार ये करेगा, जब तक अगर उसे पैसा नहीं दे रहा है, और तो वे क्या करेगा? बंधककर्ता के विरुद्ध न्यायालय में एप्लीकेशन लगाएगा कि सर आप मुझे प्रोबंध का अधिकार दे दें। प्रोबंध का अधिकार दे दे, और ये न्यायालय से डिग्री प्राप्त करेगा कि अब इस प्रॉपर्टी को बंधककर्ता क्या नहीं कर सकता? बेच नहीं सकता और मोचन नहीं करा सकता। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोबंध का अधिकार। ठीक है, अब इसमें नीचे कहा गया है, डिग्री प्राप्त करने के लिए बाद की कर्ता बंधक संपत्ति को मोचन कराने के अपने अधिकार से अत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, प्रोबंधवाद कहलाता है। अब क्या होगा? अब बंधककर्ता अपनी संपत्ति को मोचन नहीं करा सकता, इसे कहते हैं प्रोबंधवाद। ठीक है, क्योंकि अब वो मोचन नहीं करा सकता, अब इसको क्या कहा जाएगा? प्रोबंधवाद कहलाएगा। इस धारा की किसी भी बात से यह ना समझा जाएगा कि इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैं इसे सिंपल वे में आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। प्रोबंध का विक्रय का अधिकार, तो ये कह रहा है यदि कोई विपरीत संविदा ना हो तो बंधक धन मिलने के बाद तथा मोचन से पहले किसी भी समय न्यायालय से डिग्री प्राप्त कर सकता है कि बंधककर्ता को मोचन कराने का अधिकार नहीं रहे या वह संपत्ति बेच दी जाए। मतलब उसे मोचन कराने का अधिकार नहीं रहे और उस संपत्ति को न्यायालय क्या करे? उस संपत्ति को बेच दे, और बेच के क्या करे? मेरे पैसे मुझे दिलवाए। ठीक है, बंधककर्ता संपत्ति का मोचन नहीं करा पाएगा इससे। ठीक है, डिग्री प्राप्त करने का ऐसा बाद प्रोबंधवाद कहलाता है। अब ये कह रहा है सशर्त विक्रय वाले बंधक में प्रोबंधवाद नहीं लाया जाएगा। अब जो सशर्त विक्रय वाला जो वाद है, उस पर प्रोबंधवाद नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो उसने पहले से ही शर्त लगा रखी है, तो उस सशर्त विक्रय वाले बंधक में प्रोबंधवाद नहीं लाया जाएगा, उसे कभी भी मोचित करा सकते हैं। ठीक है, जिस बंधक से जनता का हित जुड़ा है वहाँ भी प्रोबंधवाद नहीं लाया जाएगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोबंधवाद किन प्रॉपर्टियों पर नहीं लाया जा सकता। तो ये कह रहा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक रखी गई हैं उन पर नहीं लाया जा सकता, और जो प्रॉपर्टी जनता के हित के लिए है, इससे जुड़ी हैं, उन पर भी प्रोबंधवाद नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब हम आगे चलेंगे। अब ये है, अब हम 68 देखेंगे। 68 कह रहा है बंधक धन के लिए बाद लाने का अधिकार। बंधक धन के लिए बाद लाने का अधिकार। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि बंधककर्ता ने बंधक धन चुकाने के लिए स्वयं को आबद्ध किया है। अब ये कह रहा है अगर बंधककर्ता ने अपने आप को आबद्ध किया है बंधक धन चुकाने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि बंधककर्ता या बंधकदार के दोषपूर्ण कार्य से संपत्ति पूर्णतः या भागतः नष्ट हो गई है तथा बंधकदार ने बंधककर्ता को प्रतिभूति देने का अवसर दिया है, या बंधककर्ता ने बंधकदार को प्रतिभूति देने से वंचित कर दिया है, बंधकदार संपत्ति के कब्जे का अधिकार है,
अधिकारी है तथा बंधककर्ता ने कब्जा नहीं दिया है तो बंधकदार बंधक धन के लिए बाद ला सकता है। तो कौन क्या कर सकता है? जो बंधकदार है वो बंधक धन के लिए केस ला सकता है न्यायालय में। ठीक है, कब ला सकता है? तो इसमें 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। यदि बंधककर्ता ने बंधक संपत्ति चुकाने के लिए स्वयं को आबद्ध किया था पर क्या उसने बंधक धन नहीं चुकाया है। दूसरा पॉइंट, यदि बंधककर्ता या बंधकदार के दोषपूर्ण कार्य से संपत्ति पूर्णतः या भागतः नष्ट हो गई है। और तीसरा पॉइंट, बंधकदार ने बंधककर्ता को प्रतिभूति देने का अवसर दिया था पर उसने नहीं दी। तीसरा, बंधककर्ता ने बंधकदार को प्रतिभूति देने से वंचित कर दिया है। आगे, या बंधकदार संपत्ति के कब्जे का अधिकारी है तथा बंधककर्ता ने कब्जा नहीं दिया है तो बंधकदार बंधक धन के लिए न्यायालय में बाद ला सकता है। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये आप पॉइंटों में लिखना है, ज़्यादा आसान भाषा में तो सही रहेगा, तो ये बहुत टिपिकल लैंग्वेज है। अब आ जाते हैं हम 69 कह रहा है विक्रय करने की शक्ति। विक्रय करने की शक्ति कब विद्यमान होती है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है बंधकदार बंधक धन के संदाय में व्यक्तकम होने पर बंधक संपत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बेच सकता है। तो ये कह रहा है कि विक्रय करने की शक्ति कब आ जाएगी बंधकदारी? तो ये कह रहा है बंधकदार बंधक धन के संदाय में व्यक्तकम होने पर, अगर वो कोई बंधक धन है वो नहीं दे रहा है तो क्या करेगा बंधकदार? बंधक धन के संदाय में व्यक्तकम होने पर बंधक संपत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बेच सकता है। यदि बंधक अंग्रेजी बंधक है तथा बंधककर्ता व बंधकदार हिंदू, मुसलमान, बौद्ध या सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य मूलवंश या जाति के हैं, तो क्या कर सकता है वो? विक्रय कर सकता है संपत्ति का। ठीक है, अब इसमें बी में क्या कह रहा है? बी में ये कह रहा है क्लॉज बी में, यदि बंधक विलेख द्वारा बंधकदार को विक्रय की शक्ति दी गई है किंतु विक्रय बंधककर्ता को 3 माह की सूचना देकर ही किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि बंधक विलेख द्वारा बंधकदार को विक्रय की शक्ति दी गई है बंधक विलेख द्वारा, ठीक है, तो फिर क्या करा? तो बंधकदार कब प्रॉपर्टी बेच सकता है? तो बंधककर्ता को 3 माह की सूचना देकर, ठीक है, पहले 3 महीने की सूचना देकर ही किया जाएगा। या यदि बंधककर्ता 500 रुपये से अधिक ब्याज की स्थिति में उसे 3 माह तक ना दे पा रहा हो तो क्या कर सकता है? वो बंधकदार उस संपत्ति को बेच सकेगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज है तो मैं आपको पॉइंटों में करा देती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 69A, ये रिसीवर की नियुक्ति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा गया है कि रिसीवर की नियुक्ति कहाँ बताई गई है टीपीए में, तो 69A में बताई गई है। ठीक है, तो ये कहता है धारा 69 में विक्रय का अधिकार रखने वाला बंधकदार बंधक संपत्ति या उसके किसी भाग का रिसीवर नियुक्त करा सकता है। अगर लग रहा है बंधकदार को कि मुझे ये प्रॉपर्टी विक्रय करानी है तो उसके लिए क्या कर सकता है? वो रिसीवर नियुक्त करा सकता है। ठीक है, न्यायालय द्वारा क्या करा सकता है? वो रिसीवर नियुक्त करा सकता है। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन टीपीए के सेक्शन 69A में बताया गया है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। अब हम आगे चलेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं 73। 73 काफ़ी पूछा जाता है। ये 73 कह रहा है राजस्व के लिए किए गए विक्रय के आगमन पर या उपवर्जन पर प्रतिकर पर अधिकार, और इसे प्रतिस्थापित प्रतिभूति भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे मैं बताती हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका मीन क्या है। ये कह रहा है यदि बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग राजस्व या लोक प्राकृतिक सरकार यदि बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग राजस्व या लोक प्रकृति भाटक न देने के कारण बेचा जा रहा है तो विधि द्वारा निर्धारित सभी खर्चों को काटने के बाद बंधकदार बचे हुए आगमों को पाने का दावा कर सकता है। तो ये कह रहा है कोई प्रॉपर्टी है जिसमें पहले से ही राजस्व वगैरह नहीं दिया गया है तो अगर वो प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो पहले राजस्व वगैरह लिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा पैसा उसमें बंधकदार को वो पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापन प्रतिभूति। अब हम जाते हैं
अब हम देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट सेक्शन ही पढ़ेंगे हम दोस्तों, तो ये काफ़ी टिपिकल लैंग्वेज और काफ़ी बड़ा भी है। अब हम आ जाते हैं 81। 81 में प्रतिभूतियों का क्रमबंधन बताया था, जो हमने 56 के साथ कर ही लिया था। अब हम पढ़ेंगे 82। 82 पढ़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये है बंधक ऋण की बाबत अविधाय, इसे कहते हैं अविधाय का सिद्धांत। बंधक ऋण की अबावत अविधाय, इसे कहते हैं अविधाय का सिद्धांत। ठीक है। अब ये कह रहा है, यदि दो या अधिक व्यक्तियों की संपत्ति का बंधक किया जाता है, यदि दो या अधिक व्यक्तियों की कोई संपत्ति है उसका बंधक किया जाता है तथा उनके संपत्ति पर अलग अलग अधिकार हैं, तो वे अपने अपने हिस्से के अनुसार ऋण का संदाय करेंगे। अगर दो लोगों की संपत्ति है और दोनों ने बंधक रखी है तथा उनकी संपत्ति में अलग अलग अधिकार हैं, तो वे अपने अपने हिस्से के अनुसार ऋण का संदाय करेंगे। ठीक है। और यदि एक ही स्वामी की दो या अधिक संपत्ति हैं, ठीक है, ये दो, पहला पॉइंट था जो दो स्वामी की संपत्ति थी। अब ये कह रहा दो या अधिक दो या अधिक स्वामियों की संपत्ति थी, तो वहाँ क्या था, वो अपने अपने हिस्से के अनुसार ऋण का संदाय करेंगे। अब दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है, यदि एक ही स्वामी की दो या अधिक संपत्ति हैं, ठीक है, पहले एक संपत्ति बंधक रखी जाती है, फिर दोनों अन्य ऋण के लिए बंधक रखी जाती हैं, तो पहली संपत्ति से पहला ऋण चुकाने के बाद दोनों संपत्ति अपने अपने अनुपात के अनुसार ऋण चुकाने के लिए दायी है। ठीक है, तो ये है अविधाय का सिद्धांत। आ गया समझ में? हाँ ऐसा। अब देखते हैं हम आगे। अब हम चलते हैं 91 पर, क्योंकि 91 ही इम्पोर्टेंट है। 91 कह रहा है, वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे। तो ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी के मोचन के लिए वाद कौन ला सकेगा, तो कौन कौन व्यक्ति ला सकेंगे। तो ये कह रहा है, बंधककर्ता के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति मोचन के लिए वाद ला सकेंगे, जिसका बंधक संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार है। अगर जिसका कोई हित है या उस पर भार है, वो व्यक्ति मोचन के लिए वाद ला सकता है। या बंधक ऋण या ऋण के किसी भाग का संदाय करने वाला प्रतिभूति ला सकता है, कोई प्रतिभूति है वो भी ला सकता है वाद। ठीक है, ये कहता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। ये कहता है, बंधककर्ता का लेनदार, बंधककर्ता का लेनदार जिसने बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए डिग्री अभिप्राप्त की है, मतलब जिसने डिग्री अभिप्राप्त की है वो भी वाद ला सकता है। बंधककर्ता को लेनदार जिसने बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए डिग्री अभिप्राप्त की है, वो भी क्या ला सकता है, मोचन के लिए वाद ला सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब आ जाता है सेक्शन 92। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रत्यासन का सिद्धांत। 92 कहता है, प्रत्यासन के बारे में बताता है। तो ये बताता है, बंधककर्ता को छोड़कर, जो बंधक करता है उसे छोड़कर धारा 91 में बताए गए व्यक्ति बंधक संपत्ति का मोचन कराने पर संपत्ति से संबंधित वे सभी अधिकार रखेंगे जो बंधककर्ता के विरुद्ध रखता था। अर्थात ये कह रहा है कि जो, जैसे किसी व्यक्ति ने बंधक संपत्ति रख दी है बंधककर्ता ने, अब क्या हुआ, उसको जो कोई उसमें हितबद्ध व्यक्ति है उसने वो प्रॉपर्टी छुड़ा ली, तो अब जो बंधककर्ता के अधिकार थे अब वो उस थर्ड पर्सन के हो जाएंगे। ये कह रहा है ये। ठीक है, वे सभी अधिकार रखेगा जो बंधककर्ता के विरुद्ध रखता था। अर्थात जो व्यक्ति मोचन करा है वह बंधकदार की जगह प्रत्यासीन हो जाएगा। अब वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अब वो बंधकदार की जगह आ जाएगा, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी को क्या कर लिया है, प्रॉपर्टी को मोचन करा लिया है। ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने मोचन के लिए बंधककर्ता को धन उधार दिया है वह बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन हो जाएगा। ठीक है। अब उसकी जगह कौन आ गया, अब दूसरा व्यक्ति आ गया। अब जो, जैसे कोई प्रॉपर्टी बंधक रखी है, ठीक है, ए के पास कोई बी ने प्रॉपर्टी बंधक रखी है। अब सी क्या करता है, सी उसका प्रतिभूति था, अब उसने क्या किया, ए से वो प्रॉपर्टी मोचन करा लिया। अब मोचन करा लिया तो अब ए की जगह सी आ जाएगा उस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, ये कह रहा है, इसे कहते हैं प्रत्यासन का सिद्धांत। अब आगे, अब देखते हैं हम